हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैं सुजीत वर्मा आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं मेरे क्लास 11th के केमिस्ट्री क्लास में। और मैं आपको पढ़ा रहा था लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बोर फार्मूला का एक एक डिटेल बता दिया था। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार प्रीवियस वीडियो लेक्चर जरूर देखें। एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है मेरे चैनल पर, और वहाँ पर आप जाके देखें, आपको लाइन से सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जो कि आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन बोर्स फार्मूला, उसको स्टार्ट करने से एक बार फटाफट आप फार्मूला को एक बार देख लें। इसलिए मैंने पहले से लिख दिया है, टाइम बचे आपका भी हमारा भी। न्यूमेरिकल्स करना है आज हमें, और मैंने पूरा डिस्कशन किया पिछले क्लास में इन सारी चीज़ों पर। आई होप आपने देखा होगा और अच्छे से समझा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। तो चलिए आप फटाफट फार्मूला एक बार रिकॉल कर लीजिए। ऐसा आपको भी करना चाहिए। अगर आप न्यूमेरिकल्स बनाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप ज़रूर एक बार फार्मूला को लिख के प्रैक्टिस कर लें। तो यहाँ पर हमने देखिए एनर्जी का फॉर्मूला लिख रखा है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट के अंदर किसी इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। -2.18 इंटू 10⁻18 जूल में होगा तो ये वैल्यू होगी, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ये वैल्यू होगी। मैंने समझाया पिछले वीडियो लेक्चर में आपको, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी डाल दूंगा अगर आपको दिक्कत हो रही है ढूंढने में। तो डेल्टा ई मतलब चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला। यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि एब्जॉर्प्शन के केस में ऑलवेज n1 लेस देन n2 रखें आप, और एमिशन के केस में हमेशा n1 ग्रेटर देन n2 रखें, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के केस में हमेशा डेल्टा ई पॉजिटिव आना चाहिए और एमिशन के केस में हमेशा डेल्टा ई नेगेटिव आना चाहिए। ये सब मैंने आपको बता रखा है। ऑटोमेटिकली आएगा जब आप ऐसा रखोगे तो, क्योंकि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो लोअर लेवल से हायर लेवल में जाता है इलेक्ट्रॉन, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में, और जब एमिशन होता है तो हायर से लोअर में आता है, इसलिए उस केस में n1 हमेशा बड़ा होगा। ये हमारा वेव नंबर का फॉर्मूला है, जो कि वेव लेंथ निकालने के काम में भी आने वाला है, जो कि लैम्डा यहाँ पे वेव लेंथ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यूज़ मैंने लिखी है। यहाँ n1 ऑलवेज लेस देन n2 होगा, क्योंकि कभी भी लेंथ कांट भी नेगेटिव, आप वेव लेंथ निकालोगे वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए आपको ऑलवेज n1 यहाँ पे n2 से छोटी रखनी है। बोर के रेडियस का फॉर्मूला एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, पिकोमीटर के टर्म्स में, और नैनोमीटर, सॉरी यहाँ पिकोमीटर नहीं, यहाँ पे क्या होगा नैनोमीटर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है एंगस्ट्रॉम में, पिकोमीटर में और नैनोमीटर में। एंड ये हमारा वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का फॉर्मूला 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n। व्हाट इज Z? Z है एटॉमिक नंबर और n है नंबर ऑफ सेल। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखना है, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है पहले से, ये हाइड्रोजन जैसे आयंस के ऊपर काम करेगा, मतलब जैसे हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 के ऊपर। अगर ये हाइड्रोजन के ऊपर अगर ये फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आपको Z लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ आप 1 लिख सकते हैं, बिकॉज Z की वैल्यू उसके लिए क्या होती है 1। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आप भी फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के, या आप अपने से बैठ करके वीडियो को पॉज करें, और पॉज करके ये जो फॉर्मूला है आप जल्दी जल्दी एक बार फटाफट लिख करके प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे और सीधा पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट। फर्स्ट क्वेश्चन लिया जाए तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कुछ तरीके से आ रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेडियस ऑफ फर्स्ट थर्ड ऑर्बिट लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 एंड और क्या निकाला जाए, रेडियस तो निकाला जाए, और क्या क्वेश्चन में बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ये दो चीज़ आपको निकालने को कहा गया। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज करके आप पहले खुद ट्राई करें, उसके बाद ही आप इसको देखें, क्योंकि आपको सारा फॉर्मूला बताया गया है। तो ट्राई कीजिए, ठीक है। नाउ इसके बाद अब आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए बनाना। कैसे बनाया आपने, ट्राई कर लिया आपने। चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, रेडियस। पिकोमीटर में रेडियस हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 53 पिकोमीटर इंटू n²/z। और इस क्वेश्चन के हिसाब से n की वैल्यू कितनी है, थर्ड है, 3 ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 होगी। और z हमारा एटॉमिक नंबर, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 3 होता है, तो रेडियस बहुत आसानी से निकल जाएगा। 53 पिकोमीटर इंटू n² मतलब 3 का स्क्वायर बाय 3। ये 3 से आप एक बार कैंसिल कर दें, 53 इंटू 3 ये हो जा रहा 159 पिकोमीटर। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अभी आगे और जे नीट लेवल के क्वेश्चन भी आने वाले हैं, एक दो, उसको भी देखेंगे हम लोग। ये हमने रेडियस निकाल लिया। रेडियस निकालने के बाद अब हमें निकालना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। फॉर्मूला आप जानते हैं, 2.19 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड इंटू Z/n।
यही था ना, Z/n था ना। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू डालें आप वेलोसिटी के अंदर 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। z की वैल्यू कितनी है, z की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू भी कितनी है, 3 है, तो दोनों ही कैंसिल आउट हो जाता है, 1 आ जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है 2.19 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया रिजल्ट। करना कुछ नहीं था, वेरी सिंपल, सिर्फ आपको z और n की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी थी, z और n की वैल्यू आपको आइडेंटिफाई करनी थी और वहाँ पे बस वैल्यू को प्लेस कर देना था। बहुत इजी क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको और एक चीज़ और बताऊँगा। कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन के अंदर में जैसे आपको फॉर्मूला मालूम है रेडियस का 53 पिकोमीटर है ना, तो 53 पिकोमीटर फॉर्मूला आपको मालूम है कि यहाँ आप लिखते हो, लेकिन कभी कभी क्या करता है वो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकालने को बोल देगा और साथ में वो आपको रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। तो अगर आप खुद सोचो कि नॉर्मली भी अगर आप रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालते तो उसका फॉर्मूला 53 पिकोमीटर इंटू, अगर आप ये पूरा फॉर्मूला भी लगा दो n² z भी लगा दो, z की वैल्यू भी डाल दो तो 1 होगा, n² मतलब 1 का स्क्वायर बाय 1, तो कितना हो जा रहा है 53 पिकोमीटर। तो R1H की वैल्यू मतलब रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना हो गया 53 पिकोमीटर है ना। तो 53 पिकोमीटर पहले ऑर्बिट का रेडियस होता है हाइड्रोजन का। तो अगर आपके क्वेश्चन में सपोज कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ही आपको दे दे और आप जानते हो कि ये 53 पिकोमीटर वो रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन ही होता है, लेकिन क्वेश्चन में चेंज कर दे और ऐसा लिख दे, पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अगर आपको क्वेश्चन ही डायरेक्ट ऐसा लिख दे एक चीज़, क्योंकि मैंने ये देखा कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग, इसको भी समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 when R1H is equal to 100 यूनिट। ध्यान से समझे, R1H की वैल्यू 100 यूनिट दी हुई है और हम सबको मालूम है कि R1H का वैल्यू का यहाँ पे क्या यूज़ है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है 53 पिकोमीटर, बट अगर R1H की वैल्यू दी हुई है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा रेडियस ऑफ लिथियम प्लस 2, यहाँ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ 53 पिकोमीटर नहीं लिख करके लिख रहा हूँ R1H इंटू n² बाय z, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वहाँ 53 पिकोमीटर होता है और हमें मालूम है कि R1H की वैल्यू 53 पिकोमीटर होती है। इसका मतलब हम अपने फॉर्मूला में 53 पिकोमीटर की जगह पे R1H भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के वैल्यूज सेम होते हैं। ऐसा तब करना है जब आपको क्वेश्चन में R1H की वैल्यू ऑलरेडी गिवन हो, ठीक है। तो आप R1H की वैल्यू यहाँ बिठा दें 100 पिकोमीटर या 100 यूनिट लिखो आप, जो भी दिया हुआ है यहाँ पर, इंटू n तो वही है हमारा 3 का स्क्वायर, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, और z की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। 3 से ये कैंसिल हो गया एक बार में, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा इस टाइम पर 300 यूनिट, ये हमारा आंसर होगा। तो हमें ये बताना था कि अगर क्वेश्चन के अंदर R1H की वैल्यू गिवन हो तो आप वहाँ 53 पिकोमीटर ना रखें, आप वहाँ पर R1H रखें और R1H की वही वैल्यू रखें जो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। मतलब हमें निकालना था रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में हमें निकालना था। तो आप इसको ही बनाएं, सॉल्व करें। अब बहुत ही बढ़िया वाला क्वेश्चन आने वाला है, चलते हैं हम लोग उस क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या है, आई होप कि आपने लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़ वगैरह अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए हटा दें। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द, थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन है क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन, यस, ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो अभी हमें क्या करना है, वेवलेंथ लिख देते हैं, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से और अच्छे से समझिए, ये एग्जाम में आया हुआ, नीट के एग्जाम पूछा क्वेश्चन है। वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ बाल्मर स्पेक्ट्रल लाइन इन बाल्मर सीरीज। तो आपको याद होगा कि बाल्मर सीरीज के अंदर मैंने इसके लिए अलग से वीडियो लेक्चर बना रखा है,
आप उससे जाकर देखें, 2 वीडियो पीछे मैंने, एक इसके पीछे, उसके पीछे एक वीडियो अलग से बना दिया मैंने। बाल्मर सीरीज़ के अंदर उन स्पेक्ट्रल लाइंस को देखा गया जो कि सेकेंड सेल पे आकर के गिरते थे। कहाँ पर? सेकेंड सेल पर आकर गिरते थे। मतलब एक बात तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन सेकेंड सेल, सेकेंड एनर्जी लेवल पर आके गिरता होगा तो उसे बाल्मर सीरीज़ के अंदर रखा गया। तो वहाँ N2 की वैल्यू तो हमारी फिक्स हो गई है 2। N2 की वैल्यू कितनी फिक्स हो गई हमारी? 2। और जैसा कि बाल्मर सीरीज़ के लिए आपको अच्छे से मालूम है कि इलेक्ट्रॉन आ करके कहाँ पर गिर रहे थे, वो आ रहे थे हमारे और सेकेंड सेल पे आके गिर रहे थे। अच्छा, N2 नहीं, इसको N1 बोलेंगे। N1 इसलिए बोलेंगे क्योंकि हमें जो निकालना है, अभी मैंने आपको बताया हुआ था, वेव नंबर जो हमारा फॉर्मूला है 1/λ, इससे लैम्डा आसानी से निकल जाएगा और वो हमारा 109677 पर सेंटीमीटर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ठीक है, अब मैं यहाँ पे Z² नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये नहीं कहा है, ये हाइड्रोजन के बारे में ही पूछ रहा है डायरेक्ट। जब कुछ ना लिखा हो तो हाइड्रोजन के बारे में बातें हो रही है। अगर यहाँ पे लिख के देता कि लिथियम +2 का बनाइए या बेरिलियम +3 का बनाइए, तब आपको यहाँ पे Z² भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो मैंने आपको अच्छे से पिछले वीडियो लेक्चर में बता रखा है। और यहाँ पर N1 की वैल्यू हमेशा N2 से छोटी होगी ताकि आंसर हमेशा पॉजिटिव निकल के आए। और बाल्मर सीरीज़ के अंदर वो लाइन्स देखे जा रहे थे जो सेकेंड सेल पे आके गिर रहे थे। याद कीजिए आप, सेकेंड सेल पे आके गिर रहे थे, चाहे वो थर्ड से आके गिरे, फोर्थ से आके गिरे, फिफ्थ से आके गिरे, कहीं से भी आके गिरे, लेकिन सेकेंड सेल पे आके गिरे, सेकेंड एनर्जी लेवल पे आकर के गिरे। तो जो पहला लाइन होगा, जो फर्स्ट लाइन होगा, वो काउंट किया जाएगा। अच्छा, तब जब वो थर्ड सेल से आकर के गिरेगा, क्योंकि N2 की वैल्यू 3, 4, 5 इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। मतलब कहीं से भी आकर के अगर वो सेकेंड सेल पर आके गिरेगा, सेकेंड सेल पर आकर गिरेगा, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज़ के अंदर देखा जाएगा। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि 3, 4, 5, 6 कहीं से भी आकर सेकंड पे गिरे तो वो बाल्मर सीरीज के अंदर आएगा। बट वी हैव टू फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ द फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन किसको कहते हैं? जब थर्ड वाले सेल से सेकंड वाले सेल पे इलेक्ट्रॉन गिरता है, उसे हम क्या बुलाएंगे? फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन बुलाएंगे। तो अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, N1 की वैल्यू हम 2 लेने वाले हैं और N2 की वैल्यू हम 3 लेने वाले हैं। देखिए इसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस आ सकता है अगले क्वेश्चन में, आप इसको अच्छे समझ लें कि N1 की वैल्यू तो फिक्स है क्योंकि वो बाल्मर सीरीज़ के अंदर आ रहा है, तो सेकंड सेल में ही आगे गिरेगा। और जैसा कि आपको मालूम है कि हमें इसमें हमेशा N1 की वैल्यू छोटी लेनी है N2 से, ताकि आंसर पॉजिटिव आए। तो N1 फिक्स हो गया 2। अब N2 की वैल्यू फिक्स नहीं थी, उसके लिए हमें ये समझना पड़ा कि जो लाइंस आ रहे हैं यहाँ पे, वो 3, 4, 5, 6 किसी भी सेल से आके गिर सकते हैं। तो फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब है कि वो थर्ड सेल से आकर के गिरे। ठीक है, सेकंड स्पेक्ट्रल लाइन मतलब वो 4 से आकर के गिरे। तो चलिए अब यहाँ बिना ज़्यादा समय लगाए सीधा फॉर्मूला पे चलते हैं, वैल्यूज़ को बिठाते हैं और सॉल्व करते हैं। 109677 पर सेंटीमीटर 1/n1 की जगह पे 2 का स्क्वायर और N2 की जगह पर 3 का स्क्वायर। 3 N2 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि N2 हमारा कितना है? 3 हो गया। N2 की वैल्यू कितनी हो रही है? 3 मतलब 9 हो गया यहाँ पे। सॉल्व कर देते हैं। 109677 पर सेंटीमीटर। और आप देखेंगे इसके ऑप्शंस कभी पिकोमीटर में, कभी नैनोमीटर में होते हैं, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया भी अच्छे से कैसे कैसे आप मीटर से पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हो, वो सब मैंने आपको बताया। एलसीएम कितना हो रहा है? 36 हो रहा है। 9 टाइम्स में कट रहा है, ये कहाँ से कट रहा है? 4 टाइम्स में कट रहा है। मतलब 109677 पर सेंटीमीटर इंटू 5/36। 1/λ की वैल्यू हमने निकाली, यहाँ पर सेंटीमीटर ही भी रहने देते हैं। अब इसको अगर हम लैम्डा बनाते हैं, इसको अगर लैम्डा बनाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/15232.9 और यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? ये सेंटीमीटर। और इसका रिजल्ट भी चलिए डिवाइड करके निकाल ही लिया जाए। 1 डिवाइडेड बाय 15232 और 0.9, 15232.9, तो ये मेरा आ जा रहा है 0.000000656। ठीक है, ये सही हो गया, 0656। ओके, सेंटीमीटर। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 656 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि जितनी बार राइट जाता है तो 10 का पावर माइनस होता है। और इसको अगर मीटर बनाना चाहते हैं तो 656 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर्स, ये सब मिल जाएगा तो बन जाएगा 10⁻⁻9। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि 10⁻⁻9 होने का मतलब है कि हम इसे नैनोमीटर में लिख सकते हैं। किसमें? नैनोमीटर में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पूरा आंसर। यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो रहा था, ये वैल्यू आ गई थी, इसे जब डिवाइड किया तो ये वैल्यू आ रही है, और डिवाइड करने के बाद
हमने इसे 7 डिजिट्स पॉइंट को हम राइट लेके गए तो 10⁻⁻7 आ गया। अब ओवरऑल करने के बाद में ये हो गया हमारा 10⁻⁹। 10⁻⁹ को हमने क्या लिख दिया, नैनोमीटर। तो ये हमारा निकल गया है फर्स्ट स्पेक्ट्रल लाइन का वेवलेंथ निकल गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्विंग तो आप करो यार, है ना, बेसिक्स बिल्कुल क्लियर रहने चाहिए आपको। सॉल्विंग आप करो अच्छे से और प्रैक्टिस करो। देखो यार, सॉल्विंग करना ही पड़ेगा आपको, है ना, सॉल्विंग प्रैक्टिस आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द, क्या है हमारा कैलकुलेशन, देखिए एक बार क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ H2 प्लस स्पेक्ट्रम। H2 प्लस स्पेक्ट्रम किस में बोला, लाइमन सीरीज में बोला क्या? हाँ, स्पेक्ट्रम इन लाइमन सीरीज। देखिए ये जेई के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस के एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी भी है। समझिए, यहाँ सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा ना कुछ लिख दिया है। ये H2 प्लस लिखने का मतलब इसका कुछ नहीं है, हाइड्रोजन ही कह रहा है, ठीक है ना। बस ये कह रहा है कि इसमें जो स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो स्पेक्ट्रल लाइन बन रहा है, उसमें जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो आपको निकालना है। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वो भी लाइमन सीरीज़ के अंदर, तो एक बात तो बिल्कुल फिक्स हो गई कि N1 की वैल्यू तो 1 होने वाली है, इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि लाइमन सीरीज़ के अंदर जब भी कोई स्पेक्ट्रल लाइन आता है तो वो हमेशा फर्स्ट एनर्जी सेल में आकर के जो इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन्स निकलते हैं उसे हम लाइमन सीरीज़ के अंदर रखते हैं, है ना। तो N1 की वैल्यू तो फिक्स हो गई 1। अब हमें N2 की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है। N2 की वैल्यू अगर आइडेंटिफाई हो जाए तो फिर तो क्वेश्चन में आप फॉर्मूला में डालोगे और सॉल्व कर लोगे। जो हमारा फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू 109677 पर सेंटीमीटर इंटू 1/N1² 1/N2²। तो यहाँ पर 109677 पर सेंटीमीटर 1/1² तो फिक्स है। अब N2 की जगह जो वैल्यू है ना वो मिसिंग है हमारा। क्वेश्चन में बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब आप ज़रा याद करें जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से पहला फ्रीक्वेंसी को याद करें। आपको अच्छे से याद होगा कि एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, फ्रीक्वेंसी के। ये मैंने आपको पढ़ाया है कुछ वीडियो पहले कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और आप सब जानते हैं एनर्जी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात कर रहा हूँ मैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उस EMR की एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो यहाँ बोल रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या है, और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप सोचिए कि एक बार याद करा देते हैं, समझा देते हैं थोड़ा सा ताकि कन्फ्यूज़न बिल्कुल ना हो। आप देखिए यहाँ न्यूक्लियस है और ये सब एनर्जी सेल्स हैं। अब मान लीजिए कि बिल्कुल मान लीजिए कि फर्स्ट वाले सेल में इलेक्ट्रॉन गिरना है सेकंड वाले से। अगर सेकंड वाले से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर गिरेगा तो यहाँ से जो रेडिएशन निकलेगा इससे डिसाइड होगा कि N2 की वैल्यू कितनी है। तो N1 तो मेरा यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है, और N2 मेरा क्या हो जाएगा 2। लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर जो गैप है, जो एनर्जी का गैप है, हमें चाहिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब होता है कि जब एनर्जी और वेवलेंथ एक दूसरे की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो हमें एनर्जी गैप जो है एकदम मैक्सिमम चाहिए। एनर्जी का गैप कैसा चाहिए, एकदम मैक्सिमम चाहिए, ताकि वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी, ध्यान से याद कीजिएगा, ये मैंने कब पढ़ाया आपको, जब मैंने आपको पढ़ाया था E = hν, है ना। आपको याद आना चाहिए, मैक्स प्लैंक की थ्योरी मैंने बताया था आपको E = hν। वहाँ मैंने आपको बताया था कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया है JC मैक्सवेल की थ्योरी के अंदर। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है, वो सब आपको प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी अच्छे से। तो
तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी और एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ बहुत छोटा तब होगा जब एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगा। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी? फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गिरना है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी तभी रिलीज होगी जब वो एकदम इनफाइनाइट नंबर सेल से, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ से यहाँ की एनर्जी का गैप, फिर यहाँ से यहाँ की एनर्जी का गैप और ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ की एनर्जी गैप और ज़्यादा, मतलब जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ता है एनर्जी क्या होता है, इंक्रीज करता जाता है। तो अगर मेरा इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट नंबर सेल से फर्स्ट वाले सेल पे गिरेगा तो वहाँ पर एनर्जी मैक्सिमम रिलीज होगी। ठीक है, सेकेंड सेल से गिरेगा, थर्ड सेल से गिरेगा तो थोड़ा ज़्यादा एनर्जी और गैप होगा, यहाँ से यहाँ का एनर्जी गैप और ज़्यादा होगा, फर्स्ट से फोर्थ का एनर्जी गैप और ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी का गैप कब होगा? तब होगा जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट नंबर सेल से आकर के फर्स्ट वाले सेल पे गिरेगा। ठीक है, तो जब इनफाइनाइट नंबर सेल से आके फर्स्ट वाले सेल पे गिरेगा तो उस समय एनर्जी मैक्सिमम होगी। ये बात समझ में आ रहा है आपको? और एनर्जी का गैप मैक्सिमम होगा, और जब एनर्जी का गैप मैक्सिमम होगा मतलब एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब वेवलेंथ शॉर्टेस्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से आके गिरना पड़ेगा? N2 की वैल्यू आप डिसाइड कर लेंगे, इनफाइनाइट। N2 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। N2 की वैल्यू कितनी हो गई? इनफाइनाइट। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब N2 की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो गई है तो वेरी सिंपल, अब आप इनफाइनाइट 1 बाई इनफाइनाइट आप सब जानते हो कि 0 होता है। 1 बाई इनफाइनाइट कितना होता है? 0 होता है। वैल्यू डालो, वैल्यू डालो और सॉल्व करो फटाफट। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं, 1 बाई इनफाइनाइट की वैल्यू तो 0 होती है ना? तो अगर ये 0 आ रहा है तो 109677 इंटू 1 माइनस 0, तो ये तो मेरा पर सेंटीमीटर में है। इसका मतलब लैम्डा की जो वैल्यू होगी 1 बाय 109677 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय 109677। ये फिर से एक्सपोनेंशियल आ रहा है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नहीं लेना है हम लोगों को, तो एक काम करते हैं, इसे हम 10968 ले लेते हैं, 10968 ले लेते हैं अप्रॉक्स। तो ये मेरी वैल्यू आ गई है, टोटल वैल्यू आ रही है मेरी कितनी? 912। यस, 912 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि ये 0.00 समथिंग आ रहा था ना, देख लीजिए डिवाइड करके। 1 डिवाइडेड बाय 1096 0.0912 आ रहा है, 1 2 3 7, यहीं पे एक्सपोनेंशियल आना स्टार्ट हो गया है। खैर कोई बात नहीं, आप अप्रॉक्स वैल्यू भी ले सकते हो। 109677 है ना, तो ये डिवाइड करने पे अराउंड 0.00000 5 बार 5 टाइम्स 0 आ रहा था, मतलब ऐसा आ रहा है 0.1234591 सेंटीमीटर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स, मैंने 8 टाइम्स राइट आए, तो राइट आए तो यहाँ 10⁻⁻8 लगा। अब हम इसको मीटर बना लेते हैं, 912 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। कैसे? -8 के बाद हमने और -2 लगा दिया, बना के दिखा दें। चलिए, -8 तो पहले से है और -2 मीटर, सेंटीमीटर से हमने मीटर बना दिया। अब इस पूरे को हम कंबाइन करके 10⁻⁻10 मीटर को क्या लिख सकते हैं? 920 एंगस्ट्रॉम। ये हमारा आंसर किस में आ गया? एंगस्ट्रॉम में आ गया है। 912 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ होगा। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको अभी बताए। बनाइए इसको, बनाइए, लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए लिखिए। एक और क्वेश्चन लास्ट है, हालांकि मैंने उसके बारे में बताया है 1-2 वीडियो लेक्चर पहले ही। चलिए उसको भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, हालांकि मैंने पहले बता दिया है इसके बारे में। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ग्राउंड स्टेट फ्रॉम n = 6। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा ना, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। जो भी पढ़ा है पीछे उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें एकदम। चलिए क्या है क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट? कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम कहाँ से? n = कहाँ से? n = 6 से। व्हेन इलेक्ट्रॉन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ड्रॉप्स टू, अच्छा,
जंप्स फ्रॉम या ड्रॉप्स टू, चलिए वही भाषा को यूज़ कर लेते हैं, ड्रॉप्स टू n इक्वल टू 6 फ्रॉम कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट। मतलब ये हो गया इसका कि इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा गर्मी बहुत लग रही है आज, ह्यूमिड वेदर है पूरा। कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो है जंप्स फ्रॉम ड्रॉप्स फ्रॉम n इक्वल टू 6 फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट। मतलब एक्साइटेड स्टेट से कहाँ ड्रॉप हो रहा है करके, n ड्रॉप्स फ्रॉम, ओके ड्रॉप्स फ्रॉम होना चाहिए था, बट क्वेश्चन में यहाँ पे एरर लग रहा है मेरे को, ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट, ओके ड्रॉप्स टू ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल, फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट n इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आपको जो फॉर्मूला मैंने बताया था वो आपको याद रहना चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया पहले, n2 माइनस n1 वाला, ठीक है। तो वो फॉर्मूला मेरा था n2 माइनस n1 इंटू क्या था याद कीजिए, n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता दिया है। इस फॉर्मूला से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, है ना। यहाँ पे n2 की वैल्यू, n2 मतलब वो 6 से आके गिर रहा है, और कहाँ गिर रहा है, n1 मतलब फर्स्ट सेल पे आके गिर रहा है। मैंने आपको बताया है ऐसे केस में आप n1 को ऑलवेज स्मॉल रखेंगे। तो 6 नंबर सेल से फर्स्ट नंबर सेल, फर्स्ट लिए बोल रहा है क्योंकि ग्राउंड स्टेट है ना, इलेक्ट्रॉन के लिए ग्राउंड स्टेट मतलब फर्स्ट सेल में आकर गिर रहा है। 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कैंसिल हो गया। ये 6 माइनस 1 5 हो रहा है, इंटू 6 बाय 2 हो रहा है, 2 से 3 मतलब 15। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। 6 नंबर सेल से इलेक्ट्रॉन आकर के गिर रहा है ग्राउंड स्टेट में, तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, मैंने आपको कहा था ना बहुत सारे पाथ हो सकते हैं, उस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया। कोई भी बात अगर यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही है तो उसका ये रीज़न है कि आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा। एक बार आप जाइए, जा करके देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया था कि टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने नजर आएंगे, 15। कब, जब 6 नंबर सेल से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में गिरेगा तब वे होगा। कई बार वो 6 से 5 में आ रहा होगा, 6 से डायरेक्ट 4 में आता होगा, 6 से डायरेक्ट 3 में आता होगा, 6 से डायरेक्ट 2 में आता होगा, 6 से डायरेक्ट 1 में आता होगा। फिर कभी वो 5 से 4 में, 5 से 3 में, मतलब 6 से 5 में पहुंचा और 5 से डायरेक्ट 1 पहुंच गया, ये भी हो सकता है। 6 से 5 में गिरा, 5 से 3 में गिरा, 3 से फिर 1 में आके गिरा, ये भी रास्ता हो सकता है। तो जब जब वो अलग नीचे आकर गिरेगा अपर लेवल से लोअर लेवल में, तब तब वहाँ से स्पेक्ट्रल लाइंस निकलेंगे, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगे। तो ऐसे कितने मैक्सिमम लाइंस निकल सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उस पर एक न्यूमेरिकली भी बता दिया। ठीक है, चलिए आप इसको बनाइए। और अब अगले क्लास में हम लोग बिल्कुल नए टॉपिक बात करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि आपको इसके लिए क्या अलग से वीडियो बनाना, लिमिटेशंस ऑफ ड्रॉबैक भी मैं आपको, जो ड्रॉबैक्स है नील बोर को भी बता देता हूँ। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। चलिए ड्रॉबैक्स भी यहीं पे बता देता हूँ आप, ताकि नील बोर का टॉपिक ही खत्म हो जाए। इसके बाद हम लोग चलेंगे डी ब्रॉय रिलेशनशिप और डुअल नेचर ऑफ मैटर की तरफ चलेंगे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में, है ना। तो अभी देखिए मैं आपको ड्रॉबैक्स के बारे में 2-4 लाइन बता देता हूँ, क्या ड्रॉबैक्स थे नील बोर के। ऐसे तो आपको पता चलेगा ही आगे जब मैं डुअल नेचर बताऊंगा। सबसे पहला ड्रॉबैक जो आप बार बार देख रहे हैं, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, मतलब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाले एटम्स के बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था, इसका कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा था। सेकंड ये है कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन, अब आपको आगे देखने को मिलेगा, इट कुड नॉट एक्सप्लेन 3D मतलब थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ एटम, जो कि हमें आगे पढ़ना है, इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहा था। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट बॉन्डिंग ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मतलब एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाते हैं, एटम्स जो बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके बारे में इसके फॉर्मूला से कोई भी डिटेल मालूम नहीं चल पा रहा था।
अब दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स, आप इसको लिख लीजिए, दो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। दो जो इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक्स है, एक का नाम है स्टार्क इफेक्ट, एक का नाम है स्टार्क इफेक्ट, और एक का नाम है जीमान इफेक्ट। देखिए स्टार्क इफेक्ट क्या बोलता है। स्टार इफेक्ट बोलता है, स्टार इफेक्ट से क्या पता चला कि जब स्टार्क इफेक्ट, ठीक है, स्टार्क इफेक्ट से पता चला कि जब आप एमिशन स्पेक्ट्रा, जो स्पेक्ट्रल लाइंस बन रहे थे हाइड्रोजन के अंदर, आप जब इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो उसके बाद अगर आप इसको इसके सामने एक प्रिज्म रख देते हो, तो ये जो लाइंस है, ये जो एक लाइन नज़र आ रहा है यहाँ, एक लाइन यहाँ नज़र आ रहा है, ये लाइंस और भी लाइंस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। मतलब ये और भी लाइंस, और एक लाइन से बहुत सारे लाइंस फिर दिखाई देने लगते हैं। तो ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, ये जो स्प्लिटिंग हो रही है किसकी, स्पेक्ट्रल लाइंस की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, इसके बारे में नील बोर किसी भी रिजल्ट पर नहीं पहुंच पा रहा, कोई भी डिटेल नहीं बता पा रहा। सेकंड, जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट के अंदर में भी सेम चीज़ हो रहा है, बट वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पर कैसा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में जब हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को रखा जा रहा है, तो उसके लाइंस में और फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, और भी नए नए स्पेक्ट्रल लाइंस दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसको सिर्फ एक लाइन नज़र आ रहा था कहीं कहीं पर, अब आपको आगे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में एक लाइन नहीं था, एक से ज़्यादा लाइंस थे। वो तो नील बोर के पास उतना अच्छा वाला वो माइक्रोस्कोप नहीं था जो कि वो देख नहीं पाए, लेकिन आपको आगे जानने को मिलेगा। सोमरफील्ड का नाम आएगा जिसने कि कॉन्सेप्ट दिया है, मैं अभी आपको नाम बता दे रहा हूँ, सबसेल्स का। बहुत जल्द वीडियो में वो भी आने वाला है हमारा, कि सबसेल्स का कॉन्सेप्ट दिया, क्योंकि ये लाइंस और भी स्प्लिट हो रहे थे। कहने का मतलब ये एक लाइन नहीं था, किसी के अंदर एक लाइन था, किसी के अंदर दो था, किसी के अंदर तीन, किसी के अंदर चार, किसी के अंदर 5 लाइंस थे। जो लाइन एक दिखाई दे रहा है एक्चुअली वहाँ एक दूसरे से सटे हुए 5-5 लाइन्स है, 6-6 लाइन्स है। तो इसके बारे में भी लेटर सोमरफील्ड ने बताया, जिसने सबसेल का कॉन्सेप्ट लेके आया। लेकिन ये था हमारा नील बोर के एटॉमिक मॉडल पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर उससे रिलेटेड जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो मैंने आपको बताया। नील बोर ने कहीं भी अपने एंगुलर मोमेंटम को भी जस्टिफाई नहीं किया कि आखिर NH/2π के बराबर क्यों आ रहा है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बारे में भी लेटर जो है डिस्कवरी हुई, और वो प्रूव भी हुआ, क्योंकि अब जो साइंटिस्ट आने वाले हैं डी ब्रॉय, उन्होंने जो अपना एक्सप्लेनेशन दिया है मैटर के बारे में, उससे सारी चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। ठीक है, तो आप वीडियो को अगर पसंद कर रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक एक चीज़ प्रोवाइड करूँ। ठीक है, इससे हमारा और उत्साह बढ़ेगा, और वीडियोस बनाने की हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें, और साथ साथ खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू एंड जय हिंद।